नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। बुरी आदतों से बच्चों को बचाने की बात चल रही थी। कैसे बचाएं? कभी कभी कोई गलत काम करके बच्चा आता है, माँ बाप उससे पूछते हैं कि तुझे शर्म नहीं आई, ऐसा काम किया तूने। अब उस उम्र में एक अल्हड़पन होता है, दुस्साहस करने में मज़ा आता है। जैसे पीछे से टीचर को चौक मार रहे हैं, टीचर का चेहरा बोर्ड की तरफ है, ब्लैक बोर्ड की तरफ, और पीछे से कुछ विद्यार्थी चौक मार रहे हैं, रॉकेट चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसी मस्ती करने में उनको मज़ा आता है। पर एक सीमा रेखा के पार जाने पर उसके बड़े दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। माँ बाप पूछते हैं कि शर्म नहीं आई, तो ऐसे नीचे आंख कर लेता है। अब शर्म आ रही है, तब शर्म नहीं आई। क्या हो गया था तेरी बुद्धि को? तुझे यही शिक्षा मिली थी क्या? टीचर लोग यही सिखाते हैं क्या? घर पर तूने यही सीखा? बोल, मुंह क्यों बंद रखा है? तब कोई बच्चा बोलता है कि मम्मी क्या बताऊं, शर्म तो बहुत आ रही है। लेकिन उस समय जब मैं उन दोस्तों के बीच था, थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ भूल गया था और मैंने ऐसा काम किया। मैंने प्रिंसिपल के कार की हवा निकाल दी। मैंने टीचर के स्कूटर के कांच को पत्थर से ख़राब कर दिया, लकीरें बना दी उसके ऊपर। मैंने ये किया, वो किया, सब कुछ बता देता है। बच्चा कुदरती तो सरल ही होता है, बता देता है। उसको ऐसा माहौल मिल जाए तो वो सब कुछ बता देता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया। फिर अलग अलग संप्रदाय के लोग उनको अपने अपने धर्म गुरुओं के पास ले जाते हैं, आशीर्वाद दिलवाते हैं और फिर उनसे शपथ भी लेवाते हैं कि भाई अब से ये काम नहीं करना। कईयों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, पर फिर यदि वो सुधार का मार्ग चुन लेता है तो उसको स्वीकार भी करने योग्य होता है। जैसे बगीचे से फल तोड़ने जा रहे हैं, अब वो बगीचा किसका है उसकी कोई अनुमति नहीं ली है, और तोड़ते हुए अगर पकड़ा गया तो पकड़ा जाने के बाद क्या स्थिति होती है? फिर तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहता और अपराधी नैतिक रूप से दुर्बल होता है। और जिसके पास नैतिक बल नहीं है उसके अंदर साहस नहीं होता कि वो कुछ प्रतिकार करे या सामना करे। या तो वो भागेगा या फिर वहाँ से
लड़ाई करके छुड़ा करके भागने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर पाया तब क्या करेगा? पिटेगा या डांट खाएगा, परेशान होगा। तो यहाँ पर दादा दादी की कहानियाँ बहुत उपयोगी होती है। फिजियोथेरेपी में बताते हैं ना, शरीर को अलग अलग प्रकार से व्यायाम कराया जाता है, लेकिन साइकोथेरेपी में मन को ऐसे ऐसे सुंदर दृष्टांत दिए जाते हैं, बोध कथाएं सुनाई जाती है, जिससे मानसिक असंतुलन दूर होता है। तो उसको, बच्चे को आप फिजिकल ट्रेनिंग भी दीजिए। हफ्ते में 3 दिन ऐसा व्यायाम करें कि पसीना निकले। पसीना निकलने से अंदर जो विषैले तत्व होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। और पसीना निकलने के बाद तुरंत स्नान न करें, कुछ समय तक निकल जाने समय पसीना सूख जाने दें। शरीर जब थोड़ा ठंडा हो, श्वास की गति जब थोड़ी नॉर्मल हो, उसके बाद फिर शुद्धिकरण करें। तुरंत पानी भी ना पिए। हम लोग जब जाते थे एथलेटिक्स स्टेडियम के लिए, तो वहाँ पर जो कोच होते थे वो बोलते थे कि प्यास लग रही है ना, तुम रस्सी कूद रहे हो, प्यास लग रही है, अभी ग्लास भर करके मत पीना, 1 घूंट पानी पी लो, गला गीला हो जाए, बस गला गीला करना। ये कोच के वाक्य थे। तो ये सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। और 3 दिन हफ्ते अगर पसीना निकलता है शरीर से, तो फिर विषैले तत्व बाहर हो जाते हैं। और विषैले तत्वों के बाहर निकल जाने से अपने विचार प्रदूषित नहीं होते। ये एक कमाल की बात है। अपने अंदर व्यसन की तरफ झुकाव नहीं होता, कुछ अच्छा करने का मन होता है। अब विषैले तत्व, एक तो जो शरीर में परिवर्तन आ रहा है, उसमें जो हार्मोन्स बन रहे हैं, उसकी मात्रा में असंतुलन होने पर भी वो केमिकल्स नुकसान करने लग जाते हैं। और कभी कुछ खान पान में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो नुकसान करती है। होटल का भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन माँ के हाथ की रूखी रोटी की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि माँ की भावनाएं उसमें जुड़ी हुई है। और होटल में बना हुआ भोजन जो होता है उसमें कोई भावना नहीं है, वो बिल्कुल शून्य होता है। जो वहाँ के रसोई लोग जो बनाते हैं, वो ये सोच कर के नहीं बनाते कि भाई खाने वाले के जीवन का उत्थान हो या फिर वो एक अच्छा नागरिक बने। ये सब कुछ नहीं सोचते, वो तो बिजनेस है। कई जगह क्वालिटी का भोजन भी होता है, पर तब भी उसमें और इसमें अंतर पड़ता है। और एक तरीका और भी है माता पिता के पास, कि वो अगर माँ जो है, जो भोजन बना रही है, वो होम साइंस थोड़ा सीख ले और पाक कला में अगर निष्णात हो जाए, कुशल बन जाए, वो इतना बढ़िया भोजन बनाए कि उसको बाहर का भोजन उसके सामने 19 लगे। घर का भोजन 20 और बाहर का 19। तो फिर वो दोस्तों के साथ भी अगर चला गया तो माँ की याद आएगी कि अरे वो मज़ा नहीं आ रहा है जो वहाँ आता है घर पर। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। अगर हर बहन, हर माता ये ठान ले कि हम ऐसा भोजन बनाएंगे कि मज़ा आ जाए खाने वाले को, तो अगर वो चीज़ घर पे मिल जाए तो इंसान बाहर क्यों भटके। खाना ही तो है, ऐसे दिन भर थोड़ी खाना है। जब भूख लग रही है तब तो खा रहे हैं, और उस समय अगर सही चीज़ मिल जाए और खाने में आनंद आ जाए तो कम से कम बाहर जाकर अटरम सटरम जिसको कहते हैं,
उन चीज़ों से तो मनुष्य बच सकता है और स्वास्थ्य की रक्षा हो सकती है। आपको पता है बाहर कैसी स्थितियां बनती हैं? आप अचंभित हो जाएंगे। अमरावती के एक महाराष्ट्रियन बंधु हैं, फुलाड़ी साहब हैं, दीपक फुलाड़ी जी। उनका भोजनालय चलता था। तो एक दिन हमने ऐसे अनायास पूछा कि आपको तो घर जाना ही नहीं पड़ता होगा, वहीं भोजनालय में आप भोजन कर लेते होंगे। उनका उत्तर सुनकर हम अचंभित हो गए। उत्तर ये था, होटल वाले होटल में नहीं खाते। हमने पूछा क्यों? बोले उनको पता होता है वो खाने लायक नहीं है हमारे। इतना भयानक होता है वो। जिससे डोसा बन रहा है, अब वो जो मैदा है, वो जो उड़द से बना हुआ जो भी उसका सामान है जिससे डोसा बनने वाला है, वो रात भर पड़े पड़े सड़ रहा है। उसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो रही है और उसमें मैगट्स हो जा रहे हैं। मैगट्स यानी इल्लियां पैदा हो जाएगी। आपने डोसा को देखा होगा, उसके अंदर के मसाले को देखा होगा, लेकिन ज़रा उस स्थान को देख लेना जहाँ उसका रॉ मटेरियल होता है। आप घबरा ना जाओ तो क्या नाम से, आप डर जाओगे कि ये मैं क्या खा रहा हूँ। कुंडलपुर की घटना है। एक नवयुवक रात में 7:30 बजे करीब आया। सामायिक हो चुकी थी हम लोगों की। लगभग ठंड जैसा समय था, दिवाली के आसपास का समय रहा होगा। और आकर के कहता है कि महाराज हम ये मार्केट का ये चिवड़ा वगैरह त्याग करना चाहते हैं, आप आशीर्वाद दो। तो हमने कहा कि ऐसी जवानी में, भरी जवानी में, ये त्याग की मंगल कामना तुम्हारे दिल में कैसे उत्पन्न हो गई? तब फिर उसका चेहरा थोड़ा सा उतर गया, गंभीर हो गया और कहता है कि महाराज मैंने पैकेट खरीदा और जब मैं खाने जा रहा था तो फिर उसमें वो मसूर की दाल भी होती है, बेसन की सेव वगैरह भी होती है, मूंगफलियाँ भी होती है, पोहा भी होता है, सब पूरा मिक्सचर होता है। जब मैं खाने जा रहा था तो उसमें वो बिजली का कीड़ा निकला। इतनी भयानक अकबकाई आई। मैंने सोचा कि अगर मैं किस्मत से मेरी नज़र वहाँ नहीं होती और मैं बिना देखे खा जाता तो क्या हाल होता। वो जो दुर्गंध देने वाला एक कीड़ा होता है ना, काले रंग का, रात में लाइट पे आते हैं वो कीड़े, और कभी कभी किसी का पैर उस पर पड़ जाए तो बड़ी भयंकर गंध आती है उसकी। वो वाला कीड़ा था उसमें मिक्सचर में। तो अब रात को वो लोग फ्राई करके बना रहे हैं, उस मिक्सचर को पैक कर रहे हैं और फिर वो बेच रहे हैं। खाने वाले बड़े चाव से खा भी रहे हैं, और अगर बिना देखे कुछ खा लिया जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो एक आदत ये भी डालना है सभी को, बच्चे हों या बड़े हों, कि हम बिना देखे कुछ भी नहीं खाएंगे, देखकर ही सावधानी पूर्वक खाएंगे। भोपाल में बुक्स वर्ल्ड है, न्यू मार्केट में, साउथ टीटी नगर में, वहाँ पर एक अनेकांत जी हुआ करते थे। तो उन्होंने ये सब घटनाएं
हमारे किसी उपदेश में सुनी। और जब वो दुकान पर बैठ करके सेब खा रहे थे, डिलीशियस सेब उनने खरीदा होगा, एकदम लाल लाल सेब था, खा रहे थे। खाते खाते उनको एकदम अचानक ख्याल आया कि महाराज ने उपदेश में कहा था कि बिना देखे कुछ मत खा। तो उन्होंने ऐसे एक नज़र डाली उसके ऊपर, तो उनके दांत उसमें लगे हुए थे सेब में, बीच का हिस्सा थोड़ा सा खुला था। और जैसे ही उनकी नज़र उस बीच वाले हिस्से पर पड़ी तो उसमें एक इल्ली ऐसे ऐसे हो रही थी, लट। तो वो हो सकता है अपनी सांकेतिक भाषा में चीख चीख कर कह रही हो कि मुझे मत खा जाना, मुझे मत खा जाना। उनने आकर तुरंत ये घटना हमें सुनाई। शाम की बात है, महाराज आज बड़े अनर्थ से मैं बच गया, नहीं तो मैं अगर बिना देखे खा रहा होता तो फिर इल्ली खा जाता। तो अब सबको ये बात ध्यान में रखनी है कि अपना खान पान शुद्ध हो और खानदान के जो संस्कार हैं उसकी भी अपन रक्षा करें, खानदान की भी शुद्धि हो। आज जो बॉलीवुड संस्कृति है, जो फिल्मी संस्कृति है, उन्होंने प्रेम का एक ऐसा रूप लोगों के दिलो दिमाग में भर दिया है कि जो वास्तविक जीवन से मेल नहीं खाता। और उसको जितने लोगों ने वास्तविक जीवन में अपनाया है उनको अक्सर पछतावा हाथ लगा है। तो कोई भी किसी से भी लगाव में आ गया और उससे वैवाहिक संबंध जोड़ लेता है। ये भारतीय संस्कृति की रीत नहीं है। इसमें कुछ अपवाद तो हुए हैं, लेकिन सामान्य नियम तो यही है। राजा विक्रमादित्य के काल तक 1000 वर्ष पुराने शास्त्र में लिखा है, नीति सार में लिखा है, उत्तर पुराण में लिखा है कि राजा लोग उस समय प्रजा में कभी भी ऐसा उल्लंघन नहीं होने देते थे। वो उनको सबको मर्यादा में रखते थे। यहाँ पर जातियों में नफरत पैदा करने की बात नहीं है। जाति का अर्थ ही ये होता है कि एक ऐसा मानवों का समूह जहाँ पर परस्पर वैवाहिक संबंध आबाल गोपाल द्वारा स्वीकृत हो, यानी बच्चे से लेकर बूढ़े लोग जिस मानव समूह में विवाह संबंध को मान्य करते हो। तो उससे क्या होता था कि संस्कारों की रक्षा होती थी। मिश्रण में स्थिति ऐसी बनती है कि कुछ दिनों तक, जब तक वो इन्फैट्यूएशन रहता, जब तक वो मोह का नशा रहता है, तब तक तो गाड़ी खिंच जाती है। लेकिन उसके बाद जो बचपन के संस्कार होते हैं वो जब अलग अलग होते हैं तो एक दूसरे को खटकने लग जाते हैं। अहमदाबाद में तो एक माता ने रोते हुए कहा था कि क्या करें, उस समय उतना विवेक नहीं था। अब समझ में आता है कि कभी भी भिन्न संस्कृतियों का मिलाप सुखद नहीं होता, क्योंकि उनकी डिमांड्स अलग होती है, इनकी डिमांड्स अलग होती है। ये बोलते हैं कि नहीं ऐसे चलना है, वो कहते हैं कि नहीं ऐसे चलना है। तो मानव
एक सोशल प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है, तो वो जिस समाज में पलता है उस समाज के संस्कार अपना करके चलता है। फिर बाद में देखो, इसमें भेदभाव की बात नहीं है, इसमें सामंजस्य की बात है। कहना सरल है कि हम सब इंसान हैं, फिर भेदभाव क्यों करें। इंसान है, भेदभाव क्यों करें, सुनने में बहुत अच्छी लगती है बात, पर जब जीने जाते हैं तब पता चलता है कि समान विचार वालों में ही तालमेल बैठता है, असमान विचार वालों में तालमेल नहीं बन सकता। पार्टियां अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि एक विचार वालों का समूह एक पार्टी है, दूसरे विचार वालों का समूह दूसरी पार्टी है। सब एक क्यों नहीं हो जाते? देश का भला क्यों नहीं करते? वैचारिक भेद है, मतभेद है, कैसे एक हो जाए? तो वो स्थिति हर जगह लागू होती है। ये साइकोलॉजी का एक यूनिवर्सल लॉ है कि समान विचार वालों में ही तालमेल बनता है, विषम विचार वालों में संघर्ष होते हैं। और अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्सेप्टेंस इज ब्लिसफुल, एडजस्टमेंट इज पेनफुल। स्वीकृति आनंदमय होती है, समझौता दुखद होता है। तालमेल की बात है, आप सबसे हिल मिल करके रहो, लेकिन ये जो संबंध है, जो संतति का संबंध है, अपनी वंश परंपरा का संबंध है, उसमें वैचारिक तालमेल और अन्य भी जो पूर्व शास्त्रों में बताए हुए नियम हैं वो सम्माननीय है। उन ग्रंथकारों ने समाज में विसंगति पैदा करने के लिए वो नियम नहीं बताया है, बल्कि संगति बनाने के लिए वो नियम बताया है। और जब व्यवस्थित वर्गीकरण होता है, अब साइंस का स्टूडेंट अगर आर्ट्स में बैठ जाए तो क्या स्थिति होगी? आपने देखा होगा कि प्राय करके ये डॉक्टर्स के साथ अच्छा चला लेते हैं, इंजीनियर्स के साथ अच्छा चला लेते हैं, लेकिन जब कोई विरुद्ध विचारधारा सामने आती है तब परेशानी होती है। ऐसा भी संभव है कि साइंस वाला साइंस वाले के साथ चला ले। कभी कभी अंदर की रुचियां ऐसी होती है जो किसी से मेल खा जाती है तो फिर काम चल जाता है, लेकिन संस्कार बड़े बलवान होते हैं। वो तोते की कहानी आपने सुनी होगी। दो तोते थे और एक ही माँ से जन्मे थे, लेकिन एक को कोई और ले जाता और एक को कोई और ले जाता है। तो जो तोता विद्वानों के यहाँ गया था वो श्लोक पढ़ना सीख गया था, और जो व्यसनियों के यहाँ गया था वो गालियां देना सीख गया था। ये मामला जब राजा के पास पहुंचता है तो राजा उस गाली देने वाले तोते को, वो राजा को ही गाली दे रहा था, तो राजा एकदम कुपित हो जाता है और उस तोते को दंडित करने के लिए कहता है कि इसको जीने का अधिकार नहीं है। जो प्रजापालक को गालियां दे रहा है वो यहाँ हमारे राज्य में तो जी नहीं सकता, इसको मैं मृत्युदंड देता हूँ। तब जो दूसरा तोता है, बोध कथा है ये, वो राजा से कहता है कि राजन, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये अपराधी नहीं है। तो राजा पूछता है कि क्या बात करते हो? बोले कि आप मुझे पुरस्कृत करना चाहते हैं और उसको दंडित करना चाहते हैं,
न तो मैं पुरस्कार के योग्य हूं और न वो दंड के। हमें जिन्होंने संस्कारित किया है उनका हम पर प्रभाव है और उसका ये परिणाम है। मैं पंडितों के घर पला तो मैंने श्लोक पाठ सीख लिया, मैंने शिष्टाचार पूर्ण वाणी बोलना सीखा। वो व्यसनियों के यहाँ पला। आप जानते हैं राजन, हम दोनों सगे भाई हैं, इसलिए आप उसको दंडित मत कीजिए, उसको अच्छी संगति दीजिए। संगति से सुधार आना शक्य है। तो ये दशा होती है संगति के प्रभाव से प्राणियों की। तो जब बच्चे से पूछा जाता है कि तुझे लज्जा नहीं आई, तो कहता है कि नहीं, मैं दोस्तों के साथ जोश में आ गया था तो मैंने ऐसा गलत काम कर दिया, गलत कदम उठा लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कान पकड़ता है वो। तब उसको शिक्षा दी जाती है, अपराध शर्मनाक होता है, दंड नहीं। तुझे दंड मिल रहा है तो उसको सहर्ष स्वीकार कर ले, भविष्य में अपराध मत करना, अपराध शर्मनाक होता है। तो इस तरह नाना प्रकार के उपायों से संस्कार डाले जाते हैं। ये रासायनिक असंतुलन और एनर्जी इम्बैलेंस, केमिकल इम्बैलेंस, दो प्रकार के असंतुलन होते हैं। एनर्जी इम्बैलेंस का अर्थ होता है अपनी ऊर्जा का असंतुलन। कभी कभी ऊर्जा कम हो जाती है, कभी कभी अतिरिक्त हो जाती है, तो उससे जो असंतुलन आता है तो परेशानी होती है। और कभी रासायनिक असंतुलन होता है, कुछ खान पान में गड़बड़ी हो गई या फिर किसी स्थान पर चले गए जहाँ पर प्रदूषित वातावरण है। मान लो किसी को ऐसा घर मिला जिसके बाजू में ही बार है, मदिरालय, तो वहाँ का धुआं, वहाँ की फौह इस तरफ आती है तो खिड़की बंद रखनी पड़ती है। ऐसी स्थितियाँ बनती है। तो इसलिए संस्कारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैनम जयतु शासन।